आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिन बीमारियों का कहीं इलाज नहीं है वो आयुर्वेद में है। और आयुर्वेद का जो इतिहास है भारत में वो एक बहुत लंबा चौड़ा है। यूँ कहें कि आयुर्वेद का जनक भी भारत है और आयुर्वेद के माध्यम से आज भी ऐसी बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है जिसका इलाज न तो एलोपैथ में संभव है न तो दूसरी चिकित्सा पद्धति में है। तो आज हम एम्स भोपाल में हैं और एम्स भोपाल में आज हम आयुष विभाग के अंतर्गत यहाँ पर डॉक्टर रंजना पांडे के पास में बैठे हैं और आप यहाँ पर एक आयुर्वेद की जानी मानी चिकित्सक हैं जिनके पास में कई तरह के शोध कार्य भी हैं। आपने सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर में शोध किए हैं और जिसका रिजल्ट भी बड़ा कह सकते हैं उत्साहवर्धक रहा है। तो आज हम आयुर्वेद की उन कुछ बीमारियों पर, कुछ मिथ पर बात करेंगे जिनके बारे में आपको भी जानने की जिज्ञासा होती है। नमस्ते मैम। सबसे पहले हमें ये बताइए कि किस तरीके से एम्स में आयुर्वेद काम करता है। एम्स में जैसे बाकी डिपार्टमेंट है वैसे ही यहाँ पर जो है एक आयुष विंग है। तो आयुष विंग में जो है हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं वो जैसे आयुर्वेद हो गया, यूनानी है, योगा है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, तो लगभग सारी पद्धतियाँ यहाँ पर हैं। तो उसमें से एक आयुर्वेद की भी यूनिट है जिसमें हम लोग जो है, मैं एज अ चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर पोस्टेड हूँ और हम यहाँ पे जनरल ओपीडी में जो है डेली बेसिस ओपीडी है और पंचकर्मा की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसमें सभी पेशेंट्स को लगभग देखते हैं और साथ ही साथ जो है कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो भी चल रहे हैं जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब कि जैसे एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों मिल के जो है उसमें काम कर रहे हैं। आयुर्वेद के प्रति लोगों का जो विश्वास है पहले से कहीं दृढ़ होता जा रहा है, क्योंकि एक समय था कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एलोपैथ के, क्योंकि एम्स में मरीज जब आता है तो उसका पहला प्रयास ये होता है कि क्योंकि वो गंभीर बीमारियों को लेकर आता है, उसका प्रयास ये होता है कि वो एलोपैथ में इलाज कराए। लेकिन वो जब आयुर्वेद में आता है तो वो क्या एलोपैथ से हो के आता है या वो सीधे यहाँ पर आता है और बीमारी का अपना इलाज कराता है? जैसे कि सभी लोग आप लोग जानते ही हैं कि आयुर्वेद एक बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो मोस्टली दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो रेगुलर आयुर्वेद लेते रहते हैं, जैसे बचपन से ही ले रहे हैं या उनके घर में माहौल है या उन्होंने कुछ यूज़ किया हुआ है, कभी इलाज कराया हुआ है, तो वो पेशेंट जो है वो डायरेक्ट आते हैं कि नहीं पहले हमें आयुर्वेद में देखना है, नहीं इलाज मिलेगा तो हम एलोपैथी में जाएंगे। और दूसरे जो कैटेगरी होती है पेशेंट की, वो ऐसे पेशेंट होते हैं जो हर तरीके से थक चुके होते हैं या जिनको डर लगता है कि अब इसके बाद इस चीज़ का जो है वो इलाज एलोपैथी में संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को नी ट्रांसप्लांट बता दिया, किसी का जो है डिस्क बल्ज है या स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है उन्होंने सर्जरी बोल दी, या कुछ स्टोन है, रीनल स्टोन वगैरह जो नहीं निकल रहे हैं या कैसा, पेशेंट डॉक्टर ने बोल दिया नहीं अब हम सर्जरी करेंगे, या अब उन्हें लग गया कि नहीं हमें ये पेन किलर और ये चीज़ें लगातार खानी ही है। जैसे कोई माइग्रेन का पेशेंट है, मान लीजिए 23-24 साल का लड़का है, अब वो 4 महीने 6 महीने साल भर मेडिसिन ले चुका है और जैसे ही मेडिसिन छोड़ता है उसको फिर से होने लगता है, तो वो फिर उसे लगता है कि यार मैं कब तक ये दवाइयाँ खाऊंगा। तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो फिर आयुर्वेद में की तरफ आते हैं कि क्या हमारा कुछ ऐसा यहाँ पर है कि हम ठीक हो सकते हैं या हमें रेगुलर दवा ना खानी पड़े। हाल के दिनों में अगर देखा जाए, क्योंकि आप एक महिला चिकित्सक हैं तो आपके पास बहुत सारी महिलाएं भी आती हैं, लेकिन महिलाओं से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ख़ास तौर से अगर सीओपीडी की बात करें, इस तरह की जो बीमारियां हैं महिलाओं में बहुत तेज़ी से, कितना इसका इलाज आयुर्वेद के माध्यम से संभव है? आजकल जो कॉमन जैसे पीसीओडी है तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें एक कंबाइंड वो होता है, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल भी मैटर करती है, एक हार्मोनल इश्यूज़ हैं। तो हार्मोनल इश्यूज़ में क्या होता है कि मेनली जो है लाइफ स्टाइल, डाइट और प्लस ट्रीटमेंट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी वो ठीक होते हैं। तो पीसीओडी पे जो है उसमें हम लोगों का जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, इससे जो पेशेंट हैं ग्रसित, वो आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है और शीघ्र ही उनको लाभ हो जाता है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि आयुर्वेद के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, चिकित्सा के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें से एक जो हमारा ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है वह कॉज
कॉज मतलब निदान क्या है उसका। तो जब तक हम बीमारी के कारण को नहीं हटाते हैं तब तक आयुर्वेदिक दवाइयाँ उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दिखाती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, लोग कहते भी हैं कि अरे आयुर्वेद में जाते हैं तो वो ये चीज़ें मना करते हैं या ये चीज़ें खाने पे वो कर देते हैं। तो उसका एक रीज़न यही होता है कि हमारी जितनी भी डिज़ीज़ का वर्णन है आयुर्वेद में वो सब कॉज के साथ है। तो जो कॉज है उसको आप जब तक रिमूव नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो पीसीओडी वगैरह का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, लेकिन साथ में उसमें लाइफ स्टाइल और डाइट को आपको मैनेज करना पड़ता है, और प्लस हम कुछ ये देते हैं अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो वो ठीक हो जाता है। एक चीज़ ये कही जाती है कि एलोपैथ में बीमारियों का इलाज नहीं होता है, बीमारियों को मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती है, बीमारियां दबा दी जाती हैं, जबकि आयुर्वेद में बीमारियों को पूर्णतः जड़ से ख़त्म होता है। कितना संभव है, क्योंकि जिन बीमारियों का आयुर्वेद के माध्यम से इलाज होता है वो बीमारियां क्या दोबारा नहीं आती हैं या उसको कुछ समय के लिए उसको राहत मिलती है? एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों को मतलब आयुर्वेद के बारे में उतना अवेयरनेस या नॉलेज नहीं है। आयुर्वेद को अगर आप देखेंगे, थोड़ा उसका लिटरेचर पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो भी डिज़ीज़ हैं वो डिज़ीज़ वेल डिस्क्राइब्ड हैं। मतलब आपको उनके कॉज भी बताए गए हैं, उनके ट्रीटमेंट भी बताए गए, उनकी स्टेजेस भी बताई गई हैं, और साथ ही साथ पेशेंट की भी स्टेजेस बताई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो पेशेंट है उसकी अपनी एक प्रकृति होती है। तो अगर मैं मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूं तो जैसे हमारा जो नेचर है, नेचर में जैसे वात है, सन है, मून है और एयर है, ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, हमारे नेचर को कंट्रोल करती हैं। तो ये क्योंकि आयुर्वेद जो है ये फिलोसफिकल साइंस है, तो इसमें एक फ़िलॉसफी आती है कि यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, मतलब कि हमारा जो ह्यूमन है और जो डिज़ीज़ है दोनों की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, नेचर से हो रही है। तो नेचर में जैसे तीन फैक्टर हैं, तो ऐसे ही कोई तीन चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर भी बना हुआ है, जो क्या है, वात पित्त और कफ है। आपने पहले भी सुने होंगे वात पित्त कफ का नाम। तो इस वात पित्त कफ के हर बॉडी में अलग अलग परसेंटेज होती है, जिसके हिसाब से हम उस व्यक्ति की प्रकृति को डिसाइड करते हैं। अब तो जब प्रकृति अलग है तो डिज़ीज़, हर पर्सन की डिज़ीज़ भी अपने आप में स्पेसिफिक हो जाती है। तो इसमें क्या है, तीन तरीके से हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि कुछ डिज़ीज़ होती हैं जो साध्य होती हैं, साध्य मतलब क्यूरेबल हैं। फिर कुछ होती हैं जो याप्य होती है, याप्य मतलब जिनको बीच बीच में मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती रहेगी। और तीसरी होती हैं जो असाध्य हैं, जो क्योर नहीं होंगी। तो कोई भी डिज़ीज़ हो, चाहे आप सोरियासिस ले लो, चाहे कोई अदर डिज़ीज़ ले लो, किसी भी तरीके के, तो उसमें हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो क्यूरेबल में आते हैं वो पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं, जो याप्य में आते हैं उनको बीच बीच में मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती रहती है, और जो इनक्यूरेबल होते हैं वो नहीं ठीक होते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर अगर हाल के दिनों में बात किया जाए तो बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, ख़ासतौर से कैंसर बढ़ रहा है, ख़ासतौर से लीवर से जुड़ी हुई बीमारियाँ बढ़ रही हैं, और पाचन संबंधी, डाइजेशन संबंधी बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो उसकी वजह क्या है कि हमारी जो अनियमित दिनचर्या कह सकते हैं, जो लाइफ स्टाइल का जो हमारा डिस्टर्ब होना है। तो आप इस संबंध में जो मरीज़ आते हैं इन सब बीमारियों को लेकर कहीं ना कहीं, तो उनके लिए सबसे पहली आपकी क्या सजेशन होती है? जैसे जो भी पेशेंट आते हैं, अभी क्या हो रहा है कि हम अपनी संस्कृति से थोड़ा सा दूर हो गए हैं, है ना, वो हर चीज़ में ही हुआ है। तो जैसे अभी क्या होता है कि हमें मौसम के अनुसार क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जैसे दिन में सोना एक कॉमन चीज़ है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें किस मौसम में दिन में सोना चाहिए, किस में नहीं सोना। बहुत लोग उनकी कॉमन दिनचर्या है कि वो दोपहर में एक नैप लेते ही हैं। तो जबकि अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो हमारे यहाँ दिनचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन है। तो दिनचर्या में ये कहा गया है कि दिन का सोना सिर्फ आप ग्रीष्म ऋतु में कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं कर सकते। एक कॉमन चीज़ हो गई। ऐसे ही खाने का है, जैसे दही है, छाछ है, अदर चीज़ें होती हैं, तो कुछ लोग डेली बेसिस पे लेते हैं। तो खान पान जो है वो हमेशा सीजनल होता है, रीजनल होता है, और अपना थोड़ा रिलीजन बेस्ड होता है। तो अब जैसे पंजाब का आप खान पान देखेंगे तो अलग है, साउथ का देखेंगे तो अलग है, हमारे इधर का देखेंगे तो अलग है। लेकिन अभी क्या हो गया कि हम सबको मिक्स कर देते हैं, है ना। छोले भटूरे पंजाबी लोग खाते हैं,
लेकिन वो क्या होते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। आप राजस्थान जाएंगे, वहाँ पे घी, दूध, दही ये सब आदमी बहुत खाता है, हम नहीं खा सकते उतना। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट अलग हो गया। तो हमें जो जिस रीज़न का है उस हिसाब से अपनी डाइट ले। जो सीजनल फ्रूट्स है, अभी हर मौसम में आपको हर सब्जी मिलती है, गोभी अभी भी आ रही होगी, सब हर मौसम में हम सारे फ्रूट्स खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जाके हमारी बॉडी पे जो है वो बैड इम्पैक्ट डाल रही है। तो हम पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे हम मान लेते हैं स्किन डिजीज़ को एग्जांपल लेते हैं। मान लो वो हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको कुछ जनरल चीज़ें पहले ही समझा देते हैं कि भाई आपको स्किन रिलेटेड ये इश्यूज़ है, तो आप ये कॉज जो मैंने भी बोला ना कि ये कॉज होते हैं उसको रिमूव। जैसे दूध या दूध की बनी कोई चीज़ आपकी नहीं लेनी तो हम मना कर देते हैं। नॉनवेज नहीं लेना है, मना कर देते हैं। नमक कम लेना है, गुड़ या तेल ये सब नहीं खाना है। तो ऐसे कुछ कॉजेज़ जो आयुर्वेद के हिसाब से हैं वो हम पेशेंट को समझाते हैं। थोड़ा दिनचर्या बताते हैं। ऋतु के अनुसार कोई डिजीज़ हो रही है, अब जैसे ये बारिश का मौसम है तो इस समय एसिडिटी वाले बहुत पेशेंट आते हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि ये आपका सीजनल है, आप ये चेंजेस करेंगे इस मौसम में। जैसे आयुर्वेद के हिसाब से मधु उदक लेने को कहा गया। मधु उदक का मतलब कि शहद जो है वो उसको हनी को वाटर में मिक्स करके और फिर वो पानी लेना है। तो ऐसे कॉमन चीज़ें होती हैं वो हम पेशेंट को समझाते हैं और साथ में मेडिसिन देते हैं। आपने ऋतुचर्या का वर्णन किया है। ऋतुचर्या जो कि आयुर्वेद का एक अहम हिस्सा है। कहते हैं कि हर जो ऋतु बनाई गई है उस ऋतु के हिसाब से खान पान हमें लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो वो, क्योंकि जो ऋतु विपरीत आहार लेने पर हमारे शरीर में कई प्रकार की विकृति होती है, कई प्रकार की दिक्कतें हमें आती हैं। तो जैसे सावन का महीना चल रहा है तो सावन के महीने में जो हमने भी सुना है, ग्रामीण एरिया से आते हैं तो हमने भी सुना है कि सावन में जो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। जो इसके बाद का महीना आता है भादो, उसमें दही नहीं खानी चाहिए। तो कितना ऑथेंटिक है ये जो तर्क है या ये नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? एक्चुअली इसके पीछे का वही साइंस है कि जैसे हमारे यहाँ सीज़न के हिसाब से दोष ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये जो अभी काल है इसमें क्या होता है, बारिश होती है तो बारिश में ये कहा गया है कि हर चीज़ों में अम्लता पड़ जाती है, एसिडिक नेचर हो जाता है सारी चीज़ों का। तो इसलिए नदी का जल मना किया गया है और हरी सब्जियां जैसे आपने कहा ये मना किए गए हैं। दूध भी थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहते हैं। और कुछ ऋतुएं हैं जिनमें हमारी जो पाचन डाइजेशन पावर है वो अपने आप जो है नेचुरली डाउन हो जाती है। इसीलिए जो सावन में व्रत रहने का कल्चर है उसका मतलब यही है कि आदाने दौर्बल्य वहनी, मतलब ऐसे कहा गया कि अग्नि जो है हमारी जो जठराग्नि है वो इस मौसम में क्या होती है, दुर्बल हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इस समय हम हैवी डाइट नहीं ले सकते, पूड़ी पराठा कड़ी छोला इस टाइप की चीज़ें हमें नहीं खानी होती हैं। हमें थोड़ा लाइट जो है फूड लेना होता है, मूंग की दाल ले सकते, ज़्यादा नमक नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। तो पहले के उसमें क्या होता था कि आप देखते होंगे सीज़न के हिसाब से चीज़ें, जैसे गर्मी में लोग सत्तू पीते थे, फिर जैसे गर्मी के बाद बारिश आई वो चीज़ बंद हो जाती थी। फिर अभी ठंड आएगी तो लोग अच्छा उड़द की दाल, तिल, गुड़ ये सब यूज़ करने लगते हैं। तो इसका जो है रीज़न यही है कि सीजन के हिसाब से, क्योंकि हमारा नेचर चेंज हो रहा है। भाई इस समय सनलाइट कम है, बारिश ज़्यादा हो रही है, मून का अपना इफ़ेक्ट है, तो उस हिसाब से हमारी बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि सन कम है तो हमारी बॉडी में भी क्या होगा, अग्नि जो है वो दुर्बल हो जाएगी, इसलिए लाइट डाइट हमें लेनी ही पड़ेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो है, क्योंकि नेचर में जैसे जैसे चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी बॉडी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कुछ और बातों पे बात करें, जैसे कि आयुर्वेद के हिसाब से हमें अपनी कैसी एक दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जब हम कहते हैं कि उषा काल से हमारा जब सुबह की शुरुआत होती है तो उस समय, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए, सुबह का जो हमारा जो आहार है, जो नाश्ता है वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि आज भारत में 80% लोगों का जो सुबह की दिनचर्या एक कप चाय से शुरू होती है। तो ये ठीक है या सुबह का गुनगुना पानी शहद डालकर वो पिए ठीक है? फिर हमारा नाश्ता कैसा होना चाहिए, हमारा दिन का भोजन कैसा होना चाहिए, शाम का होना चाहिए। और बहुत से आयुर्वेदाचार्यों ने ये भी कहा है कि सूर्य अस्त से पहले हमें अपना भोजन कर लेना चाहिए। तो इस जो ये पूरा एक आधार है, इसके पीछे क्या है एक साइंस? एक्चुअली इसका वही है कि नेचर के हिसाब से ही हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सर्केडियन रिदम होता है
कि कैसे कैसे जैसे हम उठते हैं उसके 2 घंटे के अंदर हमारा बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो सन और ये जो मैंने आपको कहा कि हमारा जो आयुर्वेद का बेस है वो मेनली यही है कि वात, पित्त और कफ। तो इनका अपना अपना जो है एक समय है बढ़ने का, घटने का, हर एज के हिसाब से अलग है। तो उठना तो हमें जो है वो सनराइज़ के थोड़ा पहले ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसके बाद जो मॉर्निंग आवर्स है वो कफ का काल होता है। तो सन के साथ जो है कफ आपका बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक सोएंगे तो फिर वो बॉडी उस समय एक्टिव नहीं हो पाती है। तो सुबह उठना चाहिए। और रही बात कि पीने के लिए क्या है कि मधु उदक है या ये है नॉर्मल उदक है, या आप बोल रहे हैं कि उदक मतलब जल, कि जल को आप शहद के साथ, तो जल को जो है वो गर्म पानी के साथ शहद लेना हानिकारक होता है, क्योंकि शहद जो है वो अपने आप में उष्ण है। ठीक, नॉर्मल पानी के साथ आप ले सकते हैं। और गर्म पानी पीने का भी वो सबकी प्रकृति और ऋतु के हिसाब से चेंज हो जाता है, कि जैसे अब पित्त का काल है उसमें आप रोज़ गर्म पानी लेंगे तो वो नुकसान कर जाएगा, या कोई पित्तज आदमी है वो नींबू पानी लेगा तो उसको दिक्कत होगी। तो ये जो पीने का है कि भाई आप सादा पानी हल्का कुनकुना करके आप ले सकते हैं, बहुत गर्म या बहुत ठंडा जो है वो नहीं लेना चाहिए। और रही बात नाश्ते की, तो नाश्ता जो है सुबह का भोजन, क्योंकि हमारी अग्नि तीव्र होती है तो हमें हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए। राजाओं जैसा भोजन कहा जाता है कि सुबह का जो खाना है, क्योंकि अग्नि अच्छी होती है तो आप अच्छा खाइए। और आपको याद होगा कि पहले के सिस्टम में तो लोग सुबह ही अच्छा खाना खा लेते थे, नाश्ते वाश्ते का ऐसा कोई चक्कर था नहीं। फिर जो दोपहर का खाना है वो सुबह के खाने से थोड़ा हल्का होना चाहिए, और रात का जो खाना है वो बिल्कुल ही हल्का डाइट लेना चाहिए। और ये भी बात सत्य है कि हमें जो है रात का खाना बहुत लेट नहीं करना चाहिए। गोधूली के पहले जो टाइम होता है उसमें जो है, या फिर 6-7 बजे के बीच जो है, या 7-8 बजे के बीच में बहुत लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए। आपने देखा होगा जानवर जो होते हैं, कभी भी किसी भी पशु पक्षी या किसी को भी आप डालेंगे खाने के लिए, अगर रात में डालेंगे तो वो जल्दी नहीं खाते हैं। तो उसका वही है, क्योंकि सन जो है वो चला गया है, मून जो है एक्टिव हो रहा है, और डाइजेशन हमारा जो है दिन का मतलब लास्ट टाइम है, तो डाइजेशन पावर उतनी तेज़ रहती नहीं है, इसलिए हम रात का खाना कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इवन जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनमें हम लोगों ने देखा है कि अगर आप उन्हें सिर्फ अर्ली ये रात का खाना जल्दी करवा देंगे तो भी उनका फास्टिंग शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। 50% तक वो अपने आप इससे ही कंट्रोल हो जाता है। ऐसे ही जिनको वेट लॉस करना है, या फिर जो अपना मतलब ये ट्रंकल ओबेसिटी, पेट का जो चर्बी है वो कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है कि वो थोड़ा जल्दी खाना खा ले सोने के लगभग 3 घंटे पहले। तो वो देखा गया है कि बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। समय के साथ साथ अगर देखा जाए तो आज जोड़ों की कह सकते हैं जो संधिवात वाली बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसकी मूल वजह अगर देखा जाए तो कहीं हमारा खान पान फास्ट फूड की तरफ हम ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं, और इसी वजह से जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए या जिस तरह की ज़रूरत हमारे शरीर को वो नहीं मिल पाती है। तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे गठिया रिलेटेड या वात रोग वाले पेशेंट आते होंगे, तो उनको किस तरह के खान पान का आप सलाह दें? एक्चुअली जब हम जोड़ों के दर्द की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनमें अर्ली डिजनरेशन होने लगता है बोन्स में। अर्ली डिजनरेशन का मतलब हुआ कि जो भी वो खा रहे हैं वो उनकी बोन तक उतना न्यूट्रिशन पहुंच नहीं रहा है। तो एक ये हो गया। दूसरे वो होते हैं जिनको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो है अलग होता है कि जैसे उन्होंने कोई हैवी नॉनवेज ले लिया या कुछ हैवी प्रोटीन ले ली, चना ले लिया, बेसन ले लिया, कड़ी ले ली, तो उन्हें एहसास हो जाता है कि मैंने ये लिया है तो मेरा आज जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये कहते हैं कि जिनको भी जॉइंट पेन रह रहा है, अर्ली एज में रह रहा है या लेट एज में रह रहा है, तो उन्हें जो है सबसे पहला तो एक तो अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है। एक्टिविटी बढ़ाने का मतलब हुआ कि फ़िज़िकल वर्कआउट ज़्यादा करना है। कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 से 4 किलोमीटर वॉक ही कर लें। कुछ भी नहीं कर पा रहे तो आप 10 मिनट अपने सभी जोड़ों को जो ये लूजनिंग एक्सरसाइज करते, लूजनिंग प्रैक्टिस मतलब सभी जोड़ों को मूवमेंट कराना है 3, 4, 5 बार जितने भी, तो ये करा लें। और बोन्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का मतलब है कि इतना बढ़िया एब्जॉर्प्शन हो ब्लड में कि वो वहाँ तक फ्लो अच्छा मेंटेन हो, जॉइंट तक
फ्लो पहुँचे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जो ईज़िली डाइजेस्टेबल हों, ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए और डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाए। दूध हो गया, घी हो गया, मूंग दाल हो गई, रोटी हो गई, ठीक है। हैवी चीज़ या अविषंदी चीज़ें नहीं लेनी है। खासकर अविषंदी का मतलब जो हमारे स्रोतों को ब्लॉक करती हूँ, जो ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक करता है। तो उनमें जैसे उड़द है, या अविषंदी है, दही है, ये भी अविषंदी होता है, कढ़ी है। तो ये सब हैवी चीज़ें जो होती हैं ये अविषंदी का काम करती हैं, तो ये जॉइंट पेन वालों को नहीं लेना चाहिए। अंतिम सवाल की तरफ हम आते हैं कि आज एक भ्रांति कहीं न कहीं ये है कि दूध घी नहीं लेना है, क्योंकि लोग कहीं न कहीं दूध और घी का इस रूप में देखते हैं कि अगर दूध ज़्यादा हम लेंगे तो हमें कई प्रकार के जैसे कॉन्स्टिपेशन या उसमें दिक्कत आती है, घी लेने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन वहीं आयुर्वेद कहता है कि इनको लेना चाहिए और सही मात्रा में लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो इसका शरीर पे उसका दूसरा असर दिखने को लगा। तो दूध घी को लेकर किस तरह का आयुर्वेद इस पे विश्वास करता है और किस तरीके से आप मरीजों को कहती हैं कि इसका सेवन कैसे करना चाहिए? एक्चुअली हमारी जो बॉडी है ये स्निग्ध है। आप देखेंगे इसमें जल का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो वाटर कंटेंट जो है वो बॉडी में ज़्यादा है। तो इसको हर जगह क्या है, मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है, मतलब स्निग्धता चाहिए। जैसे हमारी बोन्स भी हैं, तो मैं साधारण भाषा में डॉक्टर समझाने की कोशिश करते हैं ग्रीस कम हो रहा है। या हम जब डाइजेशन करते हैं तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वो 3 फेज़ में डाइजेस्ट होता है। तो जो फर्स्ट फेज़ ऑफ डाइजेशन है उसमें कफ धातु का निर्माण होता है, कफ जो है वो दोष बनता है। तो वहाँ से सारे फिर आगे जो प्रोसेस होती है। तो लेकिन उसके लिए स्निग्धता बहुत ज़रूरी है। अब स्निग्धता का लेवल ये होना चाहिए कि ना वो कम हो ना वो ज़्यादा हो, मतलब ड्राई चीज़ें हम उतने अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हमें जो है उसके लिए मॉइस्चराइज़र ज़रूरी ही है। तो इसीलिए जो है घी जो है, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है कि एक तो दूध का आप ये नहीं कर सकते कि वो दूध ही है या घी जो है वो घी ही है। मेरी अपना जो ओपिनियन है कि अगर आपको लगता है कि आपका प्योर दूध है, आपका घर का बनाया हुआ घी है, तो आपको डेली थोड़ा ना थोड़ा जो है वो लेना ही चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपका जो बॉडी को उसकी ज़रूरत है। अभी आप देखेंगे अर्ली एज में ग्रेइंग हो रही है हेयर्स की, और जो है हड्डियों में कट कट की आवाज़ आना, ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ड्राई हो रहा है, स्किन पूरी ड्राई हो जा रही है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि हमें ड्राइनेस को कम रखना है हमेशा। तो ड्राइनेस कम रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र लेना ही पड़ेगा। तो दूध और घी जो है वो खाना चाहिए। और वैसे भी ये आयुर्वेद में एक है रसायन का कॉन्सेप्ट। रसायन जो है उसमें नित्य रसायनम के रूप में जो है वो दूध और घी का वर्णन है, मतलब ये डेली आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। और ख़ास करके जिनको मेंटल इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए तो दूध और घी जो है वो एक वरदान की तरह है। तो जैसा आपने बताया कि दूध और घी को लेकर जो तमाम तरह की भ्रांतियां हैं उनसे दूर रहें। अगर सही दूध और सही घी मिले तो ज़रूर सेवन करना चाहिए। और यहाँ तक कि सही खान पान का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए सुबह की शुरुआत हो और गोधूली बेला यानी सूर्यास्त के पहले हमें अपना भोजन कर लेना चाहिए, आयुर्वेद यही कहता है। और अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो बहुत सारी उन गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि आज हमने जिस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब कर दिया है, हमारी जो स्लीपिंग साइकिल का डिस्टर्ब होना है, रात को 2 बजे भी अगर हम कुछ बर्गर पिज़्ज़ा या कुछ भी जोमेटो से ऑर्डर करके मंगा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे विपरीत असर होता है और वो फिर बाद में हमें किसी गंभीर बीमारी को जन्म देता है। तो इसीलिए आपको अगर स्वस्थ रखना है शरीर को अपने और अपने तन और मन दोनों को आपको स्वस्थ रखना है तो हमें सही दिनचर्या के साथ साथ सही भोजन का चयन भी करना चाहिए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।